Good evening, everyone. Good evening, sir. This is the initiative of state government that we are conducting remedial classes. उपचारात्मक शिक्षण का जो कंसेप्ट है वो राज्य सरकार का कंसेप्ट है. इसमें हम लोग आप लोगों के लिए 10 दिन के क्रैश कोर्स कर रहे हैं. ओके, टोटल 20 कक्षाएं हम लोगों के स्कूल में आयोजित होंगी. तो आप लोगों के लिए और 10th क्लास के बच्चों के लिए, 12th और 10th क्लास के बच्चों के लिए टोटल 20 कक्षाओं में 4-4 कक्षाएं हम लोग इंग्लिश की, रसायन की और भौतिकी की, ये 12th के लिए, और गणित और इंग्लिश की कक्षाएं 10th के लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो इन 4 कक्षाओं में हम लोग ओवरऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. क्लियर है? Yes, sir. नॉर्मली हम लोग क्या होता है, किसी एक यूनिट को ले लेते हैं, एक टॉपिक को ले लेते हैं, उसको पढ़ते हैं. साल भर हम लोग के क्लासेस वैसे हुए. इस साल हम लोग इतना परेशान हुए नहीं कोविड के कारण, तो हम लोग के क्लासेस प्रॉपर लगभग चले हैं. तो वो चीज ना करके हम लोग ये 4 घंटे में ओवरऑल एग्जाम के हिसाब से जो बेसिक बातों को ध्यान देना उन पे ध्यान देंगे. ठीक है, राइट? तो सबसे पहले व्हाट आई वुड लाइक टू क्लियर इज, टिल नाउ एग्जाम है, व्हाट यू आर डूइंग, बुक निकालो, क्वेश्चन आंसर पढ़ो, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. नाउ ऑब्जर्व ये करो कि टोटल हम लोग का मार्क्स का डिवीजन कैसा है. टोटल हम लोगों के एग्जाम कितने मार्क्स के होंगे इंग्लिश के? 80 मार्क्स के रिटन टेस्ट में. ठीक है, ये 80 मार्क्स का डिवीजन ऐसा है, आप लोग जो पूरा टाइम किस पे स्पेंड कर रहे हैं, बुक्स को पढ़ने में कर रहे हैं, बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स को करने में कर रहे हैं. उस बुक्स का वेटेज है 30 मार्क्स का. कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का वेटेज है. बचा 50 मार्क्स का. इट विल बी डिवाइडेड इन रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन. बुक्स के पास यू आर हैविंग अ वास्ट सिलेबस. When you are going for books, you are having a vast syllabus. You are having 2 books, reader and supplementary. But what I would like to tell you is, if you will go for reading section, अगर आप सिर्फ reading section पे focus करेंगे, तो unseen passage है, that is for sure you are getting in exam. Exam में पक्का वो आने वाला है. Note making compulsory आने वाला है. Summary writing compulsory आने वाला है. तो ये जो चीजें ये कैसे होंगी, ये 12 मार्क्स का आएगा आपके पास. नोट मेकिंग 4 मार्क्स का आएगा. अगेन समरी राइटिंग 4 मार्क्स का. तो ये 20 मार्क्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, बिफोर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, हार्डली वी आर डूइंग एनीथिंग. कुछ तैयारी नहीं करते हैं इसके लिए. वही कर रहे हैं हम लोग. अभी हम लोग परीक्षा के लिए ये तीनों का जो ट्रिक्स होता है, वो ट्रिक्स को अच्छे से समझेंगे, उस ट्रिक्स पे फोकस करेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट इज राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन में क्या हो रहा है, हम लोग के पास ये भी श्योर है कि लेटर राइटिंग एक आना ही है, आर्टिकल एक आना ही है, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट भी आना ही है. और हम लोग अगर प्रीवियस 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखते हैं, तो लगभग 2 या 3 तरह के लेटर राइटिंग हम लोग देख लिए, 2-3 आर्टिकल देख लिए, तो पक्का है वो एग्जाम में आना है. ये इंश्योर है, आना ही है. तो इसका प्रिपरेशन पे हम लोग अगर ज्यादा फोकस करेंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा. अच्छा रहेगा? Yes, sir. चलिए, लेटर राइटिंग का हम लोगों के पास है 6 मार्क्स. देन आर्टिकल का है 4 मार्क्स. नोटिस एडवर्टाइजमेंट का 4 मार्क्स. ये आर्टिकल का आपका रहेगा 10 मार्क्स का. कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का. तो ये आपका हो गया कितना? रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स का हो गया? 12, 4, 4, 20 मार्क्स. राइटिंग सेक्शन आपका हो गया 6, 4, 10, 10, 10, 20 मार्क्स. 20, 20, 40 मार्क्स आपका ये दोनों हो गया, जिसके लिए ज्यादातर हम लोग कोई प्रिपरेशन नहीं करते. और इसके अलावा ये आपका जो ग्रामर का सेक्शन रहेगा, वॉइस नरेशन क्लॉसेस, ये 3 चीजों के जो क्वेश्चंस रहेंगे इन पे ध्यान देंगे. ये हम लोगों के कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स. हो गया 80 मार्क्स आपका. 20, 20, 40, 40 और 10, 50, 50 और 30, 80. Now, what I told you earlier कि हम लोगों के पास there are 4 classes in crash course. 4 classes हैं. We are having 4 sections: reading section, writing section, grammar section and books. नॉर्मल जो हम लोगों के सप्लीमेंट्री रीडर के बुक्स हैं वो. तो हम लोग हर दिन 1-1 घंटा, फर्स्ट डे वी विल डिस्कस रीडिंग सेक्शन, what are the things to be that should be prepared before the exams.
In the second day, we will go for writing section. We will learn how to write letters, articles, what are the things to keep in mind when you are writing an article. Notice में किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे बनाना है. In the second class, we will learn all these things. थर्ड क्लास हम लोग ग्रामर पर बात कर लेंगे. वॉइस, नरेशन, क्लॉजेस. एक ही क्लास में कैसे हो जाएगा एक एक सेक्शन, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव स्टडीड ना. हम लोग को बस रिवाइज करना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. अब बुक्स के लिए सेक्शन पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. कौन कौन से क्वेश्चंस ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, वो सारी चीजें क्लियर है. यस सर. ओके. नाउ तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ रीडिंग सेक्शन पे बात करने वाले हैं. ठीक है. ओके. रीडिंग सेक्शन पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है हम लोगों के एग्जाम में, अनसीन पैसेज. रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, है ना. रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, समझ के साथ किसी चीज को पढ़ना. तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग एग्जाम में, रीडिंग सेक्शन को बाद के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि पढ़ने का टाइम होता है. ठीक है. अगर हम लोग पहले भी करते हैं तो व्हाट आर द मिस्टेक्स वी आर कमिटिंग, क्या गलतियां कर रहे हैं उसको ध्यान से समझिए. जब आप लोग एग्जाम में रीडिंग सेक्शन स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम लोग आधा कुछ पढ़े हुए होते हैं, 4 या 5 लाइन समझते हुए आराम से, फिर अचानक घड़ी पे ध्यान जाता है कि 15 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, और तब तक आपका 1 मार्क्स का भी आंसर शीट में नहीं लिखा हुआ होता है. क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है. ठीक है. समझने वाला बात यह है, ये 12 मार्क्स में वो जो 15 मिनट आप दिए हो, वो 15 मिनट रीडिंग के लिए दिए हैं. ये 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसको करने में तो 5 ही मिनट लगना है ना. Once you will understand the passage, okay, when you are ready to interpret the passage, पैसेज को पढ़ के समझ सकते हो, कुछ लिख सकते हो उसके बारे में. इतना समझने में अगर 20 मिनट लग रहा है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम. जैसे ही आप इस चीज को समझ गए, 20 मिनट अगर लगता है तो लगने दीजिए. अगर आप समझ गए तो 5 ही मिनट लगेगा इसके आंसर्स को लिखने में, आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा. तो अगर लग रहा है शुरू में 10-15 मिनट जा रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं किए, तो कभी टेंशन मत लो, क्योंकि आपका काम हो रहा है. ये 12 मार्क्स आपका रीडिंग सेक्शन है. इसका रीडिंग सेक्शन. तो इंग्लिश का जब भी हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, फर्स्ट सेक्शन रीडिंग का होता है, तो जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों में आपका जो टाइम लगता है वो लिखने में नहीं लगता है, वो पढ़ने में लगता है. बात समझ में आई. तो if you are getting late, it's already half an hour completed, you didn't started, need not to worry. लिखने में बहुत समय आपका नहीं लगेगा. ये क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए हुए होते हैं कि वो आपको पढ़ाई टेस्ट, रीडिंग स्किल्स टेस्ट करना होता है. ठीक है. राइटिंग स्किल्स नहीं. तो राइटिंग आप जैसे करेंगे, आंसर जो देंगे वो इट विल बी बेस्ड ऑन योर रीडिंग कैपेसिटी. कितने अच्छे से आप लोगों ने रीडिंग किया उसके हिसाब से रहेगा. तो रीडिंग में अगर टाइम लग रहा है तो रीडिंग पे टाइम दो. ठीक है ना. सबसे पहले हम लोगों का होता है अनसीन पैसेज 12 नंबर का. जब अनसीन पैसेज पढ़ रहे होते हैं तो बड़ा सा एक पैसेज हम लोग को मिल जाएगा. ठीक है. उसके नीचे फिर क्वेश्चंस रहेंगे जो पैसेज से रहेंगे. तो अनसीन पैसेज के लिए अभी तक नॉर्मली हम लोग को कोई तैयारी की आदत नहीं है, नॉर्मली तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन तरीका होता है उसका. तो वो तरीके को समझने की कोशिश करो. सबसे पहले व्हाट यू शुड डू, यू शुड स्किम द होल पैसेज. पूरे पैसेज को एक बार देख लो सरसरी निगाह से. अच्छा, सरसरी निगाह का एक मतलब ये होता है कि ऐसे 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 करके देख लिया फटाफट. चेहरा इतना फास्ट घूमता है भाई, इतना बड़ा पढ़ने में ऐसे ऐसे करने का जरूरत है क्या? लेकिन हम लोग करते हैं वैसे, जैसे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं. एट द एंड जब आप लोग पैसेज कंप्लीट करते हो तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कहीं भी नहीं रहता है. तो वो चीज हम लोग को नहीं करना है. पढ़ना है, पढ़ के समझने का कोशिश करना है. ठीक है. तो वो जो रीडिंग आप करेंगे, पैसेज का जब रीडिंग करेंगे तो पहला जो स्किमिंग रहेगा. अच्छा, इसका भी एक तरीका होता है. सबसे पहले तो ऐसे ही पैसेज को देख लो. इफ देयर इज एनी पिक्चर से जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है उसको समझने का प्रयास करो. मतलब आउटलाइन क्या है पैसेज का, वो ऐसे ही देख के दिख रहा है तो ठीक है. इसमें भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है. पैसेज में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स हम लोग को दिख जाते हैं जिसका मीनिंग हम लोग को पता नहीं, मीनिंग पता नहीं. वहां टेंशन चालू है. पैसेज तो ग्रीक एंड रोमन में, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है.
ये चीज बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। ऐसे कुछ वर्ड्स इसीलिए उसमें रखे हुए होते हैं क्योंकि चेक ही करना है उनको रीडिंग कैपेबिलिटी, है ना, इसलिए कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे। उन वर्ड्स को जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ते हुए अच्छे से देखेंगे तो शायद उनका मीनिंग हम लोग मेकआउट कर लें। तो फर्स्ट जो हम लोग स्कीमिंग करेंगे, हल्का हल्का सरसरी निगाह से जो पढ़ेंगे उस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वो सिर्फ आपको एक आउटलाइन के लिए, पहला काम क्या है आप लोगों का, पूरे पैसेज का एक आउटलाइन समझना, ठीक है। उसके लिए आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। अच्छा, पढ़ना भी दो तरीके से होता है। कैसे होता है? एक होता है लाउड रीडिंग, बोलते हुए पढ़ना, और दूसरा होता है हम लोग बोलते नहीं, मन में पढ़ते हैं ऐसे, है ना। तो कभी ध्यान देना कि जब आप लोग मन में पढ़ रहे हुए होते हो तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। तो जो स्कीमिंग करोगे आप लोग फर्स्ट बार वो मन में करना, तो थोड़ा सा आप लोग तेज चलोगे, ठीक है। दूसरा तरीका होता है बोलते हुए पढ़ना। तो एग्जाम हॉल में बोलते हुए कैसे पढ़ोगे? एग्जाम हॉल में बोलते हुए पढ़ोगे तो डिस्टर्बेंस होगा। तो हम लोग को चिल्ला के नहीं बोलना है, धीरे धीरे तो बोल सकते हैं ना, धीरे धीरे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में आप लोग जो पढ़ेंगे, पैसेज को जो पढ़ेंगे, रीडिंग जो करेंगे, 2 बार रीडिंग होगी। एक बार आप लोगों को ऐसे मन में पढ़ना है, पूरा पैसेज को रीड करना है, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ पैसेज का आउटलाइन मिलेगा कि व्हाट इज पैसेज, ये जो पैसेज है ये किस बारे में है, व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट, ठीक है। वो चीज को आप लोग फर्स्ट रीडिंग में समझेंगे, दोबारा रीडिंग करना होगा आपको। और सेकंड बार बोलते हुए कीजिए आप लोग। जब आप लोग बोलते हुए पढ़ेंगे तब क्या होता है, जिस वर्ड को आप बोले उस वर्ड का जो मीनिंग है उसको दिमाग जब इंटरप्रेट कर रहा होता है उस टाइम तक आपकी आंखें उसी वर्ड में रहेंगी, आगे नहीं जाएंगी। लेकिन जब मन में पढ़ेंगे तो आपकी आंखें आगे चली जाएंगी, समझ में। वर्ड को समझने के पहले दिमाग जब तक वर्ड को समझेगा तब तक आपकी आंखें आगे वाले 1-2 वर्ड में चली जाएंगी, जब आप सरसरी निगाह से पढ़ेंगे। लेकिन जब बोलते हुए पढ़ेंगे सेकंड बार, तब तक आपकी आंखें उसी वर्ड में रहेंगी जब तक कि आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर लेता, ठीक है, ठीक है। हम लोग बहुत साइंटिफिक प्रोसेस में अगर ना जाए तो मैं क्या समझा रहा हूँ कि हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो करेंगे अनसीन पैसेज का, उसमें पहला जो रीडिंग रहेगा वो थोड़ा सरसरी निगाह से होगा, दूसरा जो रीडिंग रहेगा वो कॉम्प्रिहेंसिवली बोल बोल के आप लोग पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। तीसरा, जब आप सेकंड बार पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट बार आप लोग क्या किए, रीडिंग साइलेंटली, रीडिंग ना। सेकंड बार आप लोग क्या कर रहे हैं, रीडिंग लाउड। अच्छा, ये रीडिंग अलाउड अलाउड का ये मतलब नहीं है कि आपको जोर से पढ़ना है, बस बोलना है, ठीक है। जब आप लोग ये सेकंड रीडिंग कर रहे होंगे तब आप लोगों को जो वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका मीनिंग आप लोगों को नहीं पता है, जिनका मीनिंग आप लोगों को नहीं पता। तब करना कुछ नहीं है, हम लोगों को कॉन्टेक्चुअल मीनिंग उसका कुछ ना कुछ निकलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग हम लोग को नहीं पता होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग समझ जाते हैं। बहुत पहले आप लोगों को मैं एक शेर सुनाया था, कभी कभी मेरे दिल में, याद है? शेर सुनाया था। उसका जो लाइन है कि अगर जिंदगी गुजरने पाती तो सादाफ हो भी सकती थी। अब सादाफ का मीनिंग हम लोग को मालूम है क्या? किसी को मालूम है क्या? मीनिंग नहीं मालूम है उस वर्ड का, लेकिन हम लोग को सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, अगर कोई वर्ड ऐसा मिल जाता है पैसेज में जिसका मीनिंग नहीं पता है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, उसको कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखो उसका, उस पैसेज में उस जगह पे क्या मीनिंग निकल रहा है, शायद समझ में आ जाए, शायद समझ में आ जाए। तो अगर सेंटेंस उस वक्त भी समझ में आ जाता है तो हम लोगों का जो ओवरऑल समझ बन रहा है पैसेज का वो ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये सेकंड रीडिंग में दूसरा हम लोग जो वोकेबलरी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो वोकेबलरी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसके बाद आप लोगों का थर्ड स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप होगा क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसको पढ़िए। क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसको पढ़िए। जब आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे,
नीचे में पैसेज के बाद जो क्वेश्चंस होंगे, व्हेन यू आर रीडिंग दोस क्वेश्चंस, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि इसका आंसर लगभग किस लाइन में है, ठीक है। उस समय पे पैसेज में जिस लाइन पे आंसर है उसको आप अंडरलाइन कर लो, समझ में आ गया? जिस लाइन पे आंसर है उसको अंडरलाइन कर दो। ये हो गया आपके जितने भी क्वेश्चन है उनका। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है साइनोनिम और एंटोनिम का। फाइंड आउट द वर्ड एग्जैक्टली सेम इन मीनिंग इन द पैसेज। एक वर्ड दिया हुआ होगा, उसका या तो साइनोनिम खोजो बोलेंगे या तो एंटोनिम खोजो बोलेंगे, ये क्वेश्चन होता है। तो दो चीजें हो सकती है, आपको पता होगा उसका आंसर, पता होगा तो कोई इश्यू नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। कभी कभी नहीं पता होता है, नहीं पता होगा तो ये बाकी क्वेश्चन कंटिन्यू हो गया, बाकी क्वेश्चन कंटिन्यू हो गया। उस क्वेश्चन को आप लोग उस वक्त के लिए स्किप कर दो, छोड़ दो। बाय द टाइम जब आप लोग ये प्रोसेस कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो हो सकता है क्या प्रोसेस, आंसर्स बाकी क्वेश्चन के लिख रहे होंगे। अगेन यू हैव टू गो टू द पैसेज, यू हैव टू फाइंड दोस अंडरलाइन लाइंस और उसका मीनिंग, उसको फिर इन डिफरेंट वर्ड्स यू हैव टू राइट, लिखना पड़ेगा। शायद उस समय पे आप लोगों को वो वर्ड मिल जाए सिनोनिम या एंटोनिम, हो सकता है, हो सकता है ना, पढ़ते हुए मिल जाए। मिल गया तो भी ठीक है, लिख लिए, नहीं मिला तो लेट इट बी फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो। 1 मार्क्स का कुछ देर के लिए छोड़ दिए, राइट? समझ में आया? क्वेश्चंस आप पढ़े, क्वेश्चंस पढ़ के अंडरलाइन भी कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, यू हैव टू राइट आंसर्स, यू हैव टू राइट आंसर्स। Now this is one of the biggest area where we have to work. चिंता की बात क्या है? What is the cause of concern? कि till now what you all were doing is you are finding words similar with the questions. Questions से similar words अपन खोज रहे हैं, पैसेज में खोज रहे हैं, and exactly हम लोग as it is लिख दे रहे हैं. That's what we are doing. Never do that. Once you have understood the passage, पैसेज समझ में आ गया आपके, ठीक है? जब पैसेज समझ में आ गया तो why you are using those similar words? दूसरे वर्ड्स पे वही आंसर्स लिखो। अगर आप लोग सिमिलर वर्ड्स लिखते हो तो जो क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा होता है वो क्या इंटरप्रेट करता है कि आप लोगों को समझ में आया नहीं है, कुछ क्वेश्चन से मिलता जुलता वर्ड्स उठा के लिख दिए हो। हम लोग को चेक करना है आपका रीडिंग स्किल्स, वो तो हो नहीं पा रहा है उस पर चेक। तो कभी भी सिमिलर वर्ड्स पे आंसर मत लिखो, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स पे वो आंसर लिखो। क्लियर हुआ? आंसर्स इन योर ओन वर्ड, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया आपको? रीडिंग पे क्लियर हो गया। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा आपका, कौन सा? साइनोनिम या एंटोनिम वाला। साइनोनिम या एंटोनिम वाला आपको वर्ड का मीनिंग, अगर पूरे पैसेज, आपका पैसेज मान के चलो कि 100 वर्ड्स 120 वर्ड्स का है, तो पूरे पैसेज में एक वर्ड का साइनोनिम या अपोजिट ढूंढना थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। तो उस काम को छोड़ देना, लास्ट में अगर आपके पास समय बचेगा तब आप उसको खोजना, अगर वर्ड्स नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास समय नहीं है लास्ट में, तो भी कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड, आप जब 2-3 बार पढ़ लिए तो कोई ना कोई वर्ड ऐसा रहेगा जो आप लोगों को बार बार क्लिक कर रहा होगा कि शायद यही इसका एंटोनिम हो सकता है, यही इसका साइनोनिम हो सकता है। उस केस में लास्ट में पढ़ने का समय नहीं है तो जो वर्ड आपको क्लिक कर रहा है वही वर्ड लिख देना। समझ में? समझ में? आई एम टेलिंग यू, अगर ये प्रोसेस ईमानदारी से हम लोग करते हैं तो ये जो हम लोगों के 12 मार्क्स है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्कोर 6 to 8 मार्क्स, पक्का मिलना, ठीक है। एट द एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में, पैसेज बहुत अलग ही स्टैंडर्ड का पैसेज है, बहुत कठिन लग रहा है, तब आप लोग दूसरा तरीका बताओ, तब आप लोग सिमिलर वर्ड्स खोजो, सिमिलर वर्ड्स में थोड़ा बहुत चेंज करके आंसर लिखो, ठीक है? ठीक हो जाएगा इतना? यस सर। तो ये अनसीन पैसेज को स्टॉप करते हैं हम लोग, ओके? एक बार दोबारा ध्यान से समझ जाओ, आपको 2 बार रीडिंग करना है, एक बार साइलेंट रीडिंग, एक बार बोलते हुए, ठीक है। जब आप लोग साइलेंट रीडिंग करोगे तो ओवरऑल जिस्ट ऑफ द पैसेज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एज अ होल पूरा पैसेज क्या है वो, ठीक है। जब आप लोग सेकंड बार रीडिंग अलाउड बोलते हुए जब पढ़ोगे
बोलते हुए जब पढ़ोगे तो लाउड का ये मतलब नहीं कि किसी को डिस्टरबेंस हो। जब आप लोग बोलते हुए पढ़ोगे तब आप लोगों को क्या क्या करना है, पैसेज का क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लिए रहेंगे, उसके आंसर्स कहाँ पे उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अलग अलग पैरा में क्या क्या चीजें, उस चीजों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। देन डिफिकल्ट वर्ड जो है उसको देख के घबराना नहीं है। डिफिकल्ट वर्ड के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को हम लोग को निकालना है। थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे तो कोई ना कोई मीनिंग उसका निकलेगा, उस मीनिंग को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। और जो आंसर्स लिखोगे वो आंसर किसमें होने चाहिए, इन योर ओन वर्ड्स, इट शुड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम द पैसेज। क्लियर है? और एक चीज और, इंग्लिश इज अवर सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छे से हम लोग नहीं लिख सकते, तो एक चीज ध्यान रखना, कीप थिंग्स सिंपल। सिंपल वर्ड्स यूज करो, आपके सेंटेंसेस छोटे छोटे हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस हो, ताकि गलती का गुंजाइश कम। जितना ज्यादा आप लोग बेहतर करने का कोशिश करेंगे, इफ यू आर श्योर यू डू इट, यू कैन डू दैट, ठीक है। इफ यू आर नॉट श्योर, बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश मत करना। सिंपल वर्ड्स पे लिखो। रीडिंग स्किल्स चेक हो रहा है, खासकर इस पे आपका राइटिंग स्किल बहुत मायने नहीं रखता। अगर मेन क्वेश्चन का मीनिंग प्रॉपर इंटरप्रेट करके उसका आंसर आप दे दिए हो तो दैट विल बी सफिशिएंट इन दिस सेक्शन। इज दैट अंडरस्टूड? राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग अनसीन पैसेज का से आगे बढ़ते हैं। किधर? इसमें नोट मेकिंग। इसमें नोट मेकिंग। अच्छा, ये जितने भी रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, इसमें बेसिक जो तरीका हम लोगों को अपनाना है, उसका बेसिक्स है वो वैसे ही है कि हम लोगों को जो पढ़ना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो हम लोगों के पास पैसेज रहेगा उसको पढ़ना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नोट मेकिंग का क्वेश्चंस कैसा आएगा? यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ पैराग्राफ। आप लोगों को एक पैराग्राफ और अ काइंड ऑफ पैसेज आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। 80 वर्ड्स, 100 वर्ड्स लाइक दैट कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। अगेन यू हैव टू रीड दैट, उसको पढ़ना पड़ेगा, समझ के साथ पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को उसका नोट्स बनाना है। व्हाट इज नोट मेकिंग? जनरली नोट मेकिंग वही होता है जो आप लोग क्लास में करते हैं। सी इफ आई एम टेकिंग वन क्लास रिगार्डिंग एनी कंटेंट फ्रॉम एनी कंटेंट सब्जेक्ट, कोई क्लास में लेता हूँ, तो उस क्लास को याद रखने के लिए आप लोग अपने कॉपी में टॉपिक लिख लेते हो। रफ कॉपी में जब करते हो टॉपिक लिख लेते हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसका कोई इंपॉर्टेंट बिंदु होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, तो उस इंफॉर्मेशन को आप लोग लिख लेते हो पॉइंट करके लिखते हो ना। दैट इज व्हाट इज नोट मेकिंग। वही नोट मेकिंग होता है। नोट मेकिंग का जरूरत पड़ता है लाइफ में, इसीलिए हम लोगों को लैंग्वेज में नोट मेकिंग भी सिखाया जाता है। नोट मेकिंग करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका रीडिंग। जितने अच्छे से आप लोग रीडिंग करोगे उतने ही बेहतर तरीके से आप लोग नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने का भी फर्स्ट 2 स्टेप्स आर वेरी सिमिलर, नॉट ओनली फॉर नोट मेकिंग, फॉर ऑल 3 क्वेश्चंस इन रीडिंग सेक्शन। इफ यू आर गोइंग रीडिंग पैसेज, नोट मेकिंग, देन समरी को एब्स्ट्रैक्टिंग भी बोलते हैं हम लोग, है ना। ये तीनों ही में सबसे ज्यादा जरूरी है रीडिंग, और तीनों ही सेक्शन में कभी भी एक बार रीडिंग मत करना, ओके। ऑलवेज रीड ट्वाइस। फर्स्ट वन शुड बी स्किमिंग, सेकंड वन शुड बी यू शुड रीड इट थॉरोली। पूरा अच्छे से हम लोग को पढ़ना है, कि लाइन को समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। और जो टाइम इसमें लगता है पढ़ने में ही लगता है, लिखने में बहुत कम टाइम लगता है। नोट मेकिंग में जब आप नोट मेकिंग करोगे तो पढ़ने में जो टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा, नोट्स बनाने में बिल्कुल कम टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका भी पहला 2 स्टेप्स क्या होगा? नोट मेकिंग का पहला 2 स्टेप क्या होगा? पहला 2 स्टेप? फर्स्ट वन इज रीडिंग साइलेंटली, देन रीडिंग अलाउड, ओके। ये तो इसमें भी करना है। बस डिफरेंस देखो क्या किन चीजों का ध्यान रखना है।
जब हम लोग अनसीन पैसेज पे सेकंड रीडिंग कर रहे थे तो उसके पहले हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चंस को पढ़े थे, याद आया, क्वेश्चंस को पढ़े थे और उसका आंसर जहां मिल रहा था वहां पे अंडरलाइन कर रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नोट मेकिंग कर रहे हैं। नोट मेकिंग में दे विल नॉट बी एनी क्वेश्चंस तो होंगे नहीं, क्वेश्चंस होंगे क्या, क्वेश्चंस होंगे नहीं। तो नोट मेकिंग में क्या करना है, जब हम लोग सेकंड बार पढ़ रहे होंगे तो नोट मेकिंग पहले बार में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, जिस्ट ऑफ द पैसेज मिल जाएगा, उस पैसेज का जो मूल है वो मिल जाएगा। पहले रीडिंग में नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, सेकंड रीडिंग में मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल की पैसेज किस बारे में है, सी विराट कोहली जी अभी कप्तानी से हट गए ना, है कि नहीं, पहले उनको T20 कैप्टनसी से हटा गया, फिर वो टेस्ट कैप्टनसी से भी रिजाइन कर दिया। तो फॉर एग्जांपल इसके रिगार्डिंग एक हम लोगों के पास बड़ा सा पैसेज है, इसके रिगार्डिंग एक बड़ा सा पैसेज है। उस पैसेज में उनके बारे में बताया गया है कि he was how good he is as a player, how good he was as a captain। उनके रिकॉर्ड सारे बताए हैं कि how many centuries he has having, है ना, कितने हाफ सेंचुरीज है उनके पास, एंड ऑल वेरियस रिकॉर्ड्स उनके बारे में जो भी है, जो डिफरेंसेस थे उनके बोर्ड के साथ, वो सारी चीजें उस पैसेज में बताई गई हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें बताई गई हैं। फर्स्ट क्या बताया गया है, हाउ टेरिफिक ही इज एज अ प्लेयर, ये बताया गया है। सेकेंड क्या बताया गया है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारी चीजें, डाटा जो है वो सारी चीजें बताई गई है। थर्ड क्या बताया गया है, डिफरेंसेस ही वाज हैविंग विद द बोर्ड, वो बताया है। फोर्थ क्या बताया गया है कि हाउ ही रिमूव्ड फ्रॉम द कैप्टनसी, ये बताया गया। ये चार चीजें बताई गई है। तो जब हम लोग उस पैसेज को पूरा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो पहला चीज हम लोग को क्या समझ में आया कि ये पूरा पैसेज किसके बारे में, विराट कोहली जी के बारे में। तो हम लोग को टॉपिक पता चल गया, टॉपिक पता चल गया ना। तो जब भी हम लोग नोट मेकिंग कर रहे होंगे तो फर्स्ट थिंग ओवरऑल पैसेज को पढ़ के हम लोगों को एक टॉपिक पे आना पड़ेगा कि उस पैसेज का टॉपिक क्या होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। टॉपिक पे आने के बाद सेकंड रीडिंग में या फर्स्ट रीडिंग पे टॉपिक अच्छे समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, सेकंड रीडिंग में अच्छे समझ में आएगा। आप लोगों को टॉपिक मिल गया, उसके बाद उस पैसेज में कौन सा 3 या 4 अलग अलग चीजें हैं जिस पे आप लोग उस पैसेज को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, पूरे कोहली के पैसेज को मैंने डिवाइड कर दिया, किसमें डिवाइड कर दिया, हाउ टेरिफिक ही इज एज अ प्लेयर फर्स्ट, सेकंड उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो, थर्ड डिफरेंसेस विद द बोर्ड, फोर्थ हाउ ही रिमूव्ड फ्रॉम द कैप्टनसी। 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। लाइकवाइज आपको अपने पैसेज को जितने भी आइडियाज हैं उतने पॉइंट्स में डिवाइड करने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कर लिए 1 2 3 4, 4 पॉइंट में डिवाइड कर लिए एक बड़े से पैसेज को। अब चलो मैं बताता हूँ, हम लोग इसी पैसेज को डिस्कस करते हैं, कोहली जी का जो है ना। टॉपिक हम लोगों का हो गया वीके एज क्रिकेटर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का टॉपिक। टॉपिक के बाद पहला जो बिंदु है वो क्या था, वीके एज प्लेयर। ठीक है, या वीके कैरियर, नहीं वीके एज प्लेयर। ठीक है, टेम्परामेंट हम लोग इसमें करना पड़ेगा। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, कैरियर रिकॉर्ड्स। ठीक है, थर्ड डिफरेंसेस विद द बोर्ड, फोर्थ कैप्टेंसी से कैसे उनको हटाया गया, कैप्टेंसी इशू, कैप्टेंसी। ठीक है, ये करिए। ये करने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, वीके एज अ प्लेयर में हाउ इज टेम्परामेंट इज, हाउ इज टेक्निक इज, ये सारी चीजें हो सकती है उसमें लिखी हो। तो दूसरा 1.1 एज अ प्लेयर उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, आप लोग टेम्परामेंट लिख दो। 1.2 आप लोग लिख दो टेक्निक। टेक्निक में मान के चलो कि इसके अंदर कोई एक बहुत और अच्छी बात आप लोगों को पता चल रही है, 1.2.1 कि वो फ्रंट फुट प्लेयर है, वो लिख लो। समझ में आया, समझ में आया। कैरियर रिकॉर्ड्स में आया, चलो हम लोग को पहले पता चल गया कि कितना 44 सेंचुरीज है इनकी।
उसके बाद सेकंड पॉइंट पता चला कि 80 प्लस हाफ सेंचुरीज हैं इनकी। थर्ड पॉइंट पता चला अच्छा इसमें पता चला 44 सेंचुरीज, हाईएस्ट स्कोर है 180, तो 180 लिख दो। कौन सा 1.1 ऐसे करके, समझ में आया? जो भी चीजें हम लोग को दी हुई हैं पूरे के पूरे पैसेज में, उसको हम लोग कितनी चीजों में डिवाइड कर सकते हैं वो आपको सेकंड रीडिंग में मिल जाएगा। तो आप ऐसे सेकंड रीडिंग में 4 पॉइंट बना लो, 3 पॉइंट बना लो, 5 पॉइंट बना लो, जितने भी बना लो। उसके बाद उसके अंदर सब पॉइंट करके हम लोग उनके बाकी पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। दैट इज द वे वी मेक नोट्स। समझ में आया? बट हो जाएगा बनाना नोट मेकिंग। तरीका यही है नोट मेकिंग का। ध्यान किन किन बातों को रखना है नोट मेकिंग में? ये जो हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाए हैं नोट मेकिंग को, ऐसे ही बनाना है नोट मेकिंग। ध्यान ये रखना है हम लोगों को कि इसमें आपका ग्रामर का कोई इश्यू नहीं है, ग्रामर का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। सेंटेंसेस बिल्कुल इसमें नहीं, सिर्फ वीके प्लेयर काफी है, वीके डैश प्लेयर काफी है, ठीक है। इवन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट स्पेलिंग्स आल्सो। स्पेलिंग का भी ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करने का जरूरत नहीं है? क्योंकि यू कैन राइट एब्रीविएशंस फॉर लार्ज वर्ड्स। कोई बड़ा सा वर्ड है तो उसके लिए आप लोग एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है इंडिविजुअल, एक वर्ड है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को आप लोग थोड़ा सा बहुत भर गया है, सबको मिटा देते हैं ना। एक वर्ड है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल को आप लोग ये लिख सकते हो। आप लोग ने उस वर्ड को क्या किया? एब्रीविएट कर लिया। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इंडिविजुअल है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन आप लोग एब्रीविएट कर सकते हो, तो जितना ज्यादा हो एब्रीविएशन यूज करो। सी देयर आर एब्रीविएशन लाइक यूनाइटेड किंगडम को यूके लिख सकते हैं हम लोग, है ना। सोवियत यूनियन जो राष्ट्र है उसको यूएसएसआर लिख सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इसरो लिख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी एब्रीविएटेड वर्ड है, इनको तो हम लोग को कभी भी बड़ा लिखना नहीं है। समझ में आया? तो ये जो लिख रहे हैं ना हम लोग नोट्स बना रहे हैं, इस पे मैं बोल रहा हूँ विराट एज अ प्लेयर। अगर आपको लंबा लग रहा है तो प्लेयर आपको पूरे लिखने का जरूरत नहीं है। इससे अगर आपको समझ में आ रहा है तो काफी है, परीक्षा में काफी है, ठीक है। ध्यान ये देना, बहुत ज्यादा अगर एब्रीविएट करने की कोशिश करोगे नॉर्मल वर्ड्स को, तो कभी कभी 2 वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिनको एक साथ एब्रीविएट करने में प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल एक ही एब्रीविएशन कर दोगे आप लोग, तो वो दैट्स अ ब्लंडर, फिर उस पे मार्क्स कटेंगे। जैसे एक वर्ड है इंटरनेट, ठीक है, और दूसरा वर्ड है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इंटरनेट हो सकता है दोनों का आप लोग क्या कर दिए हो एब्रीविएशन ईएनटी। ये ईएनटी आपका इंटरनेट भी हो रहा है और ईएनटी आपका इंटेलिजेंट भी हो रहा है, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। क्या समझ में आया? ये चीज नहीं होना चाहिए। एब्रीविएशन जो ऑलरेडी एब्रीविएटेड वर्ड है उनको एब्रीविएटेड लिखो, एटसेट्रा है बिल्कुल ईटीसी लिखो, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं उसमें। लेकिन ऐसे जो वर्ड्स रहेंगे उनको थोड़ा सा यू हैव टू कीप इन माइंड कि सेम एब्रीविएशन शुड नॉट बी देयर फॉर 2 डिफरेंट वर्ड्स। बात समझ में आया? क्लियर हुआ है चीज? ठीक है, तो एब्रीविएशन भरपूर यूज करो, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एब्रीविएशन के अलावा आप लोगों को क्या करना है? अब ये जो हुआ आप लोगों का, ये आप लोगों को डायरेक्ट ना, ये पर्सनल मेरा सजेशन है कि डायरेक्ट आप लोग आंसर्स जो लिख के कर रहे हो ना उस पर मत करना, ठीक है। पीछे में एक रफ के लिए पन्ना कर लो, उस पे अपने भाषा में जैसे आप लोग रफ कॉपी में लिखते हो ना फटाफट डॉक्टर टब से, वैसे लिख लिया करो, कोई इश्यू नहीं है, वो आप लोगों को समझ में आएगा। ये होने के बाद इसमें जरूरी होता है इसका सीक्वेंसिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंसिंग होना चाहिए। मतलब नोट मेकिंग, अगर कोई आपके नोट्स को देखे तो उस नोट्स को पढ़ने से होल जेस्ट ऑफ द पैसेज समझ में आ जाना चाहिए, पूरा पैसेज से रिलेट कर सके हम लोग, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्ट बस उसमें से। बात समझ में आया? तो वो नोट से पूरे कंटेंट को समझने के लिए उसका जो सीक्वेंसिंग रहेगा इट शुड बी लॉजिकल, प्रॉपर सीक्वेंसिंग में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली लता जी डाइड, है ना, उनके ऊपर एक पैसेज है उसका नोट मेकिंग कर रहे हो, एंड द वेरी फर्स्ट, बिकॉज शी डाइड वेरी रिसेंटली, तो वेरी फर्स्ट इफ यू राइट कि लता जी डाइड डेथ 6 फरवरी ऐसे लिख दिए,
तो आपका जो पूरा पैसेज है उसका सीक्वेंसिंग बिगड़ गया। वो जो पैसेज था वो लता जी के लाइफ के बारे में था, नॉट अबाउट हर डेथ। समझ में आया? बिकॉज शी डाइड रिसेंटली, आप लोग फर्स्ट में अगर डेथ लिखे तो द सीक्वेंसिंग इज ओवर, गड़बड़ हो गया ना वो। Yes, sir. आपका पूरा पैसेज लता जी के लाइफ के बारे में था जिस पे आप नोट्स बना रहे हो, और फर्स्ट में अपन क्या लिख दिए, डेथ। तो इट शुड नॉट बी देयर, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर सीक्वेंसिंग के लिए रफ में पहले बना लो, फिर उसको फेयर कर दिया।